ईरान हर बात के लिए सहमत, ये कह रहे हैं ट्रंप। संवर्धित यूरेनियम को हटाने के लिए ईरान है तैयार, ट्रंप का बयान। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी को समर्थन न देने पर भी ईरान सहमत हुआ है, ये दावा है ट्रंप का। तो यूरेनियम पर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। हम ईरान से यूरेनियम हासिल करेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में जमीन में गड़े यूरेनियम को खोदेंगे, हम ईरान से यूरेनियम अमेरिका लाएंगे, ये ट्रंप का दावा। तो ट्रंप ने यह दावा किया है कि हम ईरान से जो संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका लेकर आएंगे। जमीन में भी छुपा होगा तो जमीन से खोदकर उसे निकालेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह नया संग्राम है। ट्रंप का दावा सामने आ रहा है और इसमें इसका मतलब क्या है ये भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रंप का दावा यूरेनियम को लेकर। यूरेनियम यूएस को सौंपेगा ईरान, ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। इसके मतलब ईरान स्टैंड देखकर ईरान कह रहा है कि ये भाई ये जो दावा है ये अपने आप में भ्रामक है। अभी तक का ईरान का जो स्टैंड है उसे ये पता चलता है। ट्रंप का दावा क्या है? मलबे में दबे यूरेनियम को यूएस निकालेगा। मतलब ये कि अभी तक एटमी साइट पर जाने की इजाजत नहीं है, आगे की बात कर रहे हैं वो। ट्रंप का दावा यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करेगा और एनर्जी के लिए यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। इसका मतलब भी यह है कि संवर्धन तो बंद होगा लेकिन ऊर्जा के लिए इसका प्रयोग होगा। ट्रंप का दावा है कि सारा यूरेनियम अमेरिका भेज देंगे और इसके मतलब यह है कि ईरान यूरेनियम देने पर अभी असहमत है। ये दावा है ट्रंप का जो हम आपको बता रहे हैं। और हैवी मशीनों से एटमी साइट की खुदाई भी की जाएगी, यह भी ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। मतलब यह कि एटमी साइट खोदने की शर्त अब तक नामंजूर है, आगे ऐसा करने की वो बात कह रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद करेगा ईरान। मतलब यह कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास का ईरान अब भी मददगार है। ये सारी बातें फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर टेंस में कह रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें अभी भी हो रही हैं। मनीष के पास चलेंगे, हमारे साथ तेल अवीव से मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, ट्रंप के बयान बहुत बड़े हैं, ईरान तो कभी भी इन बयानों से सहमत नहीं था। कितनी सच्चाई दिखती है ट्रंप के इन दावों में? ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं वो लग रहा है क्या कि उसी डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है या जा सकता है? बिल्कुल रवि, देखिए हालांकि आज इजराइल में थोड़ा मौसम साफ नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें स्थिति को लेकर इजरायली बहुत साफ तौर पर इसे देख रहे हैं कि इतिहास कितनी जल्दी दोहरा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हम जिसका नाम लीबिया मॉडल कहते हैं कि धीरे धीरे ईरान उन सभी शर्तों को मानने के लिए राजी हो रहा है, जिसके बाद ईरान के पास ना संवर्धित यूरेनियम होगा और ना ही भविष्य में आपको मिसाइल कार्यक्रम होते हुए दिखेंगे। लीबिया में भी ठीक इसी तरीके से हुआ था। अब कैसे वहाँ से संवर्धित यूरेनियम हटाए जाएंगे, किस तरीके से ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने वाला कोई भी यूरेनियम नहीं बचा रहेगा, उन सब को लेकर ट्रंप के जो भी दावे हैं अगर उसको पूरी तरह से ना भी माने, लेकिन एक बात तो सही है कि युद्ध के दरमियान ईरान जितना बयान दे रहा था, युद्ध के बाद ईरान के बयान उतने कड़े रूप में नहीं आ रहे हैं अगर आप उसकी तुलना करें तो। और ये एक बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो कह रहा है और अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसके बीच में बहुत सारा तालमेल है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो जहाँ आग रहती है वहीं धुआं निकलता है, तो ये उसी किस्म का धुआं आप देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस पूरे परिदृश्य में यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में परेशानी हो रही थी उसको अब उसको लेकर अब लोगों बाकी दुनिया को लग रहा है कि चलो मामला सुलझ रहा है। ठीक है, वो रूठने मनाने जैसी बात है कि ईरान कह रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर से हम बंद कर देंगे, लेकिन अब सोचिए कि 28 फरवरी के बाद 18 अप्रैल को जाकर अब दुनिया को ये लग रहा है कि चलो अब कम से कम वो समुद्री रास्ता खुल रहा है जिस रास्ते पर ईरान ने नाकेबंदी कर दी थी और फिर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी। तो कहने का मतलब यही है कि अमेरिका के जहाज, अमेरिका की सेना सब कुछ वहाँ पर तैयार है। अब देखते हैं आने वाले समय में ईरान और अधिक कितना अमेरिका की बात मानता है। बिल्कुल, अगर बयानों की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, उसमें थोड़ी नरमी तो दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर ही चल रहे हैं।
भविष्य में वो ऐसा करेंगे, इस पर नजर है पूरी दुनिया की। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का दावा सामने आया है। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं। ट्रंप के सभी 7 दावे झूठे हैं, कालिबाफ ने यह कहा है। तो देखिए, जो बड़े नेता हैं, खासकर कालिबाफ जैसे, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के सभी दावे झूठे हैं, भ्रामक हैं। लगातार ऐसे दावे ट्रंप कर रहे हैं। और यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का ऐलान, यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी। और ईरान ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागई का बयान। अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद जारी है। परमाणु मुद्दे पर अभी भी तनाव बरकरार है। सीनियर ईरानी अधिकारी का दावा, परमाणु मुद्दे पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, ये कहा गया है। तो परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान अपनी तरफ से साफ कह रहा है कि ट्रंप के दावे झूठे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तैयार हो गया है और हम उसका संवर्धित यूरेनियम हासिल करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर पर ईरान का क्या जवाब आया है, ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ट्रंप के दावों की बात करें। यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं, साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान जो कह रहा है उसके मुताबिक ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ये दावा एक तरीके से फेल साबित हो रहा है। ट्रंप का जो दावा है वो कैसे, देखिए, दूसरा दावा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं होगा, ये ईरान ने कहा है। मतलब ट्रंप का ये दावा भी यहां पर फेल दिखाई दे रहा है। अभी बयानों के हिसाब से देखें तो मौजूदा यूरेनियम स्टॉक नहीं हटाएंगे, यह भी ईरान ने कहा है। और यूरेनियम साइट्स को नष्ट नहीं करेंगे, ईरान ने यह भी कहा है। ट्रंप के दावे के विपरीत 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेंगे, ये ईरान ने कहा है। और यूरेनियम मिशन नॉन नेगोशिएबल है, इस पर कोई बातचीत होगी ही नहीं, कोई शर्त हम नहीं मानेंगे। एनपीटी कानून के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन हम कर रहे हैं, यह भी ईरान ने कहा है। ईरान की दलील क्या है? परमाणु हथियार बनाने का इरादा हमारा नहीं है, यह बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। यूरेनियम संवर्धन राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा है, यह भी ईरान ने दावा किया है, दलील दी है। ट्रंप की गैर वाजिब सभी शर्तें नामंजूर हैं, यानी कि हर वो शर्त जो लॉजिकल नहीं लगती है ईरान को, वो कह रहा है कि उसे हम मंजूर नहीं करेंगे। एक बात दत्ता सर बहुत ही स्वाभाविक है, आप सुप्रीम लीडर को मार दें, आईआरजीसी, खुफिया विभाग, उनके बासीज के सारे हेड्स को खत्म कर दें, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दें, आप तेहरान में विनाश ला दें और उसके बाद ईरान हर वो शर्त मान जाए जो आप चाहते हैं। मतलब ईरान तो हार मान रहा है ना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कभी दिखा है क्या कि ईरान कह रहा है कि हम सरेंडर करने को तैयार है? क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करना, अपने जो मूल मुद्दे हैं उस पर सरेंडर कर देना, हॉर्मुज को खोल देना, हरजाना ना लेना, ये सब तो हार मानना ही हुआ। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, दुनिया को भ्रम में लाया जा रहा है। ये जंग कौन जीता, क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए? तो अगर मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इजराइल चाहता था कि मैं रजीम चेंज कर दूं, तो क्या रजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। चाहे आपने आयतुल्लाह मार दिया, उनके टॉप कमांडर्स को मार दिया, लेकिन आईआरजीसी वहीं खड़ा है, ईरान वहीं खड़ा है। 45 दिन की जंग लड़ने के बाद अपनी शर्तों के ऊपर उन्होंने सीज़ फायर किया अभी, और वो शर्तें भी अभी जो लेबनान में सीज़ फायर होना था उसको भी मनवा लिया। इजराइल को रुकाया वहाँ पे कि लेबनान के ऊपर हमला अगर बंद होगा तो तभी हम हॉर्मुज को खोलेंगे। दूसरा मुद्दा क्या था अमेरिका का, कि हम बम नहीं बनाने देंगे ईरान को। तो क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया? अभी तो बातचीत होनी है, सोमवार को पता चलेगा इस्लामाबाद में क्या निकल के आता है। मेरा ये मानना है ईरान कभी भी अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा। अगर मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करूं, 90% एनरिच होने के बाद ही एक न्यूक्लियर बम बन सकता है। 60% का जो अभी जहां तक ये पहुंचे हैं वो मेडिकल यूज़ के लिए आता है। आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अभी भी ईरान वही बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। हम एनपीटी के तहत जितने सेफ गार्ड हैं उनको हम मानने को तैयार हैं। अगर कल को ईरान बोल दे हम सब एनपीटी से निकलते हैं, उसमें प्रावधान है 3 महीने का नोटिस दे के आप एनपीटी को एग्जिट कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ने 2003 में किया था। उसके बाद उसने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया।
तो अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो सब एक तरह से जीती हुई जंग है उसकी। हो सकता है कि नुकसान हुआ उसकी एयर पावर कम होगी, नेवल शिप्स डुबा दिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो 1800 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनता है, जो समुद्री बॉर्डर बनता है पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज़ का, उसके ऊपर ईरान का पूरा कब्जा है। और अगर मैं बोलूँ साहब, ये 10,000 फौजी लेके क्या अमेरिका कब्जा कर सकता है? 1800 किलोमीटर के ऊपर सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई आर्मी का जिसको एक्सपीरियंस हो, स्ट्राइक कोर 75,000 की एक कोर होती है, तब जाके हम एक किसी सेक्टर के ऊपर ऑफेंसिव में जाते हैं। तो आप 10,000 ट्रूप लेके क्या करेंगे? लेकिन सर ये बात तो जरूर है कि इतना कुछ होने के बाद अगर बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं और दूसरी बार आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान भी अब चाह रहा है कि युद्ध उसे नहीं लड़ना है, उसे अब इस जंग को रोकना है। यानी कई सारी शर्तें जरूर होंगी जो वो अमेरिका की होंगी, जो कंसीडर ईरान कर रहा होगा, और अमेरिका भी निश्चित तौर पर कुछ वे आउट तो दे ही रहा है ईरान को, तब वो बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं। क्या इसमें अग्रीमेंट बनेगा, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। और देखिए, दुनिया के लिए आज शानदार दिन है। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुल गया है। ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट व्यापार के लिए तैयार है, ये ट्रंप कह रहे हैं। और हॉर्मुज़ पर ट्रंप का एक और बयान आया है। हॉर्मुज़ में सैन्य नाकेबंदी जारी है, समझौते होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी, ये ट्रंप ने कहा है। यानी हॉर्मुज़ खुलने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी यहां पर ब्लॉकेड जारी है और समझौता होने तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। और हॉर्मुज़ में नाकेबंदी का वीडियो जारी किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखा अमेरिकी सेना का एक्शन। ये देखिए तस्वीरें। वहीं हॉर्मुज़ को लेकर यूएस सेना का बड़ा बयान। नाकेबंदी के लिए बड़ी सैन्य तैनाती, 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात। तो देखिए, ट्रंप के बयान सामने आए हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आई हैं हॉर्मुज़ को लेकर। देखिए, कह रहे हैं ट्रंप की समझौता जब तक होगा तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी, ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। वीडियो जारी किया गया जिसमें सेना का एक्शन दिखाई दिया। 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। त्रिपाठी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वो रीचिंग पॉइंट कोई दिख रहा है, कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर अगली बार जब ये बैठेंगे तो सहमति बन पाएगी? क्योंकि 2-3 बातें तो ईरान बहुत साफ कह चुका है। अगर वो न्यूक्लियर एनरिच्ड न्यूक्लियर हैंडओवर कर देता है तो इस जंग का कोई मतलब नहीं था। अपने इतने बड़े नेताओं को खोने का कोई मतलब नहीं था। बिना शर्त वो हॉर्मुज़ को खोल देता है तो भी इसका कोई अर्थ नहीं था। मिसाइल प्रोग्राम, लेबनान, इन सब पर वो अग्री कर जाता है, तो लड़ाई ही क्यों ईरान फिर जंग? देखिए रवि जी, युद्ध जब एक पीक में पहुंचता है और पीक के बाद उसका एक स्लो डाउन होता है। मुझे लगता है कि इस वॉर का पीक हो चुका है। अब क्या है कि दोनों पक्ष के जो सेंट्रल इशू थे, वो चाहे ईरान के हो चाहे अमेरिका के हो, वो वैसे ही है जैसे 28 फरवरी को थे। उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। दोनों तरफ की जो मांगे थी अभी वही के वही हैं। ईरान कहता है कि हमारे सॉवरेंटी का इशू है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और यही पहले ही डिमांड थी उसकी और आज भी वही है। अमेरिका ने कहा हम आप इसको ख़त्म करके रहेंगे, यही बात 28 फरवरी की थी और आज भी वही है। यानी कि स्थिति जो ग्राउंड रियलिटी थी उसमें चेंजेस नहीं आया। हाँ, यदि कुछ चेंजेज आया है तो वो आप अभी बता रहे थे ब्लॉकेड का, नाकेबंदी की हम सभी चर्चा कर रहे हैं हार्मुज की। दरअसल हार्मुज की नाकेबंदी तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्लॉकेड हुआ, नाकेबंदी हुई है, वो अमेरिका के बादशाहत की हुई है, उसके स्टेटस की हुई है। ट्रंप आज इस समय जो दिवालिया हो गया, इज द मैन ऑफ जो कैसे बैंक्रप्सी जो है पूरी तरीके से हो चुका है, इसकी नाकेबंदी हुई है कि आज जो दो बड़े स्तंभ थे उसके मिडिल ईस्ट गल्फ में और यूरोपियन कंट्री में, कोई उसके साथ मेरा सवाल वही था, कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे कैसे? नहीं, कॉमन उसी पर आ रहा हूं। जवाब अमेरिका ने ब्लॉकेट से दे दिया और उसका हम दबाव ईरान पर देख रहे हैं। ईरान के हाल फिलहाल के जो फैसले हैं उसका भी दिख रहा है, टेबल पे आ जाना, हॉर्मुज़ को ओपन कर देना, एक रेवेन्यू का बड़ा लॉस ईरान को हो रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन कॉमन ग्राउंड क्या है? क्या न्यूक्लियर को लेकर कोई कॉमन ग्राउंड होगा? हॉर्मुज़ को लेकर कोई कॉमन ग्राउंड होगा? मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई कॉमन ग्राउंड होगा? प्रॉक्सीज को लेकर कोई कॉमन ग्राउंड बनेगा? लेबनान को लेकर कोई कॉमन ग्राउंड बनेगा? जो हर्जाना वसूलने की बात ईरान करता है, हमारा नुकसान हुआ है वो दीजिए, इसको लेकर कोई कॉमन ग्राउंड बनेगा क्या? जी, उसी की मैं बात कर रहा हूं कि इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी वो बैठक थी ही नहीं कॉमन ग्राउंड की, क्योंकि दोनों की ईरान मांग कर रहा है कि आप गल्फ कंट्रीज से यहां से अपने मिलिट्री एयरबेसेस को हटा लीजिए। यूएसए कह रहा है कि यूरेनियम अपने
अपना प्रोग्राम बंद कर दीजिए, ये दोनों नहीं हो सकता है। तो अब अभी इसीलिए स्टेटमेंट क्यों बदल रहे हैं? एक तरफ ईरान ने कहा कि इट्स ओके, ठीक है, हमने हॉर्मुज को ओपन किया, खुला किया, और अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम इसको ब्लॉकेट किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉमन ग्राउंड, क्योंकि कॉमन ग्राउंड कहां से बनेगा? क्योंकि एक तरफ दोनों देखिए, ईरान तो जहां था वहीं है। मैंने तो आप बहुत उम्मीद नहीं रख रहे हैं दूसरे दौर जी नहीं, मुझे कोई, देखिए ये एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है और ये थोड़ा सा पाकिस्तान को दुनिया में एक, जैसा ट्रंप का मानना है कि एशिया में पाकिस्तान को एक अच्छा अपर एज सवाल दिया। वहां पर जस के तस है। जो बड़े और इंपॉर्टेंट और सबसे मूलभूत प्रश्न हैं वो जस के तस बने हुए हैं, उनको अभी एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना ऐसा नहीं लग रहा। आपका मानना है कि नियर फ्यूचर में संभव दिखाई देता है। एक एक्सरसाइज हो रही डिप्लोमेटिक, वो उसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। और देखिए, ईरान के नौसेना कमांडर शाहराम ईरानी का बयान आया है, ट्रंप की नौसैनिक नाकेबंदी ईरान पर नहीं है। ट्रंप ने अपने दोस्तों पर नाकेबंदी लगाई है। यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी समुद्री लूट की तरह है। और रजीम चेंज पर ईरानी दूतावास ने जारी किया है वीडियो में ट्रंप और नेतन्याहू का उड़ाया मजाक। 3 दिन में आप रजीम चेंज करने वाले थे। जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने जारी किया है वीडियो। और नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। हॉर्मुज पर नियम जमीनी स्तर पर तय होंगे, कालीबाफ का ये बयान है। हॉर्मुज को लेकर कालीबाफ ने कहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको लेकर ही शर्तें तय होंगी, नियम तय होंगे। अभी हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी, ये खुला नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज खोला, फिर भी अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। जी हां, अमेरिकी नाकेबंदी पर भड़का है ईरान। नाकेबंदी का जवाब देंगे, ये ईरान कह रहा है। यूएस की नाकेबंदी खतरनाक है, नाकेबंदी के खिलाफ कदम उठाएंगे, ये ईरान कह रहा है। और ईरान ने शर्तों के साथ खोला हॉर्मुज। जी हां, बड़ी खबर यही है, जहाजों के लिए निर्धारित रूट तय किए गए, सैन्य जहाजों पर पाबंदी जारी रहेगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए ईरान की इजाजत अभी भी जरूरी। तो साफ है कि हॉर्मुज पर ईरान के तेवर बरकरार है, जहाजों से टोल वसूली जारी रहेगी, यह भी ईरान कह रहा है। दुश्मन देशों के जहाजों पर कंट्रोल रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए इजाजत जरूरी, ये ईरान ने कहा। तो देखिए, हॉर्मुज तो खुला है लेकिन तनाव बरकरार है। ईरान का दावा, अमेरिकी प्लान, जी हां, क्या है ये हम समझते हैं। एक तरफ ईरान का दावा, दूसरी तरफ अमेरिकी योजना। देखिए, सभी जहाजों के लिए रूट खुला, ये ईरान ने कहा है। और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी है, ये अमेरिका की योजना में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल तक हॉर्मुज की बहाली की बात कही जा रही है। अमेरिका की योजना देखिए, पूरी डील पूरी होने तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी, ये ब्लॉकेट जारी रहेगा। ट्रंप ने ये कहा है और तभी हम इस नाकेबंदी को खत्म करेंगे, ये अमेरिका की योजना साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ईरान की बात करें तो ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जमीनी जो शर्तें, जमीनी कंडीशन, उसी के हिसाब से नियम बनाए जाएंगे। जहाज़ों के लिए ईरानी इजाज़त अभी भी ज़रूरी है। ओपन होने के बाद भी अमेरिका कह रहा है कि शर्तें पूरी होने तक ईरानी जहाज़ों पर हम शिकंजा बनाए रखेंगे। सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, हॉर्मुज तो कहीं इस वॉर के प्लान में था भी नहीं, लेकिन अब सारी बातचीत ऐसा लग रहा है कि इसी के इर्द गिर्द घुमा कर की जा रही है। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टेबल पर कहाँ हैं? बातचीत का ये दूसरा राउंड है, इजराइल है कहाँ? इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी ईरान लेके चल रहा है कि भैया इजराइल की कोई बात नहीं होगी, आप इजराइल में खड़े हैं। और इस जंग के अगर देखा जाए कि शुरुआत, प्लानिंग और इसमें सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव इजराइल नेतन्याहू लेकर चल रहे हैं, है कहां इजराइल टेबल पे? देखिए, इजराइल नहीं रहकर भी मौजूद है और ये बात ईरान खुद मान रहा है कि जिस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब भी लगातार अमेरिकन डेलीगेशन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बात कर रहे थे और इजराइल के दबाव में ही बातचीत होते होते ख़त्म हो गई थी। ये बात ईरान भी कह रहा है। बड़ी बात यह है कि देखिए, ईरान और इजराइल के बीच की अदावत ना तो नई है और ना ही ख़त्म होने वाली है। तो वैसी स्थिति में जब ईरान ये कह रहा था कि हम इजराइल को मिटा देंगे और इजराइल कह रहा था कि हम ईरान को मिटा देंगे, तो 40 दिन के जंग में दोनों में से कोई किसी को मिटा नहीं पाया। लेकिन बस हुआ यह है कि ईरान
वो ईरान नहीं है जो 28 फरवरी को था। ये बात भी सही है कि डिप्लोमेटिकली या फिर कहीं परसेप्शन में ईरान ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान की सेना को, ईरान की संसाधन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और यही वजह है कि अदरवाइज़ आप सोचिए कि ट्रंप के इतने बयानों पर तो ईरान कहता कि आज से मैं तुम्हारा कॉल ही रिसीव नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी ईरान की डेलीगेशन लगातार बातचीत कर रही है। तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि ईरान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अब नया जंग करना, और ये एक हकीकत है जिसको ट्रंप समझ रहे हैं। और आप देखिए कि सारे तुरूप का लेकिन मेरा सवाल यही था कि इजराइल के लक्ष्यों का क्या होगा, इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स का क्या होगा। ये बातचीत तो हो रही है, हॉर्मुज पे बात आके अटकी हुई है, लेकिन इजराइल के लक्ष्यों का क्या होगा। लेबनान है, प्रॉक्सीज की बात हो रही है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात थी, ये सारी बातें तो थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इजराइल के लक्ष्यों का यही होगा कि फिर अचानक एक दिन ईरान में कोई बड़ा एसेसिनेशन होगा, फिर से जंग शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना यह है कि हमने ईरान को बहुत कमज़ोर किया है, ईरान के प्रॉक्सीज लगभग में हमने ख़त्म कर दिए, हमास हिजबुल्लाह होती इन प्रॉक्सीज को ख़त्म कर दिया, और ईरान को भी हमने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, इतना नुकसान पहुँचाया कि अगले कई साल उसको फिर से संभलने में लगेंगे। और इस बीच हम और आप दोनों जानते हैं कि इजराइल का जो स्टाइल है ईरान के खिलाफ, देखिए ये अगर किसी ने उम्मीद की है कि अब शांति स्थापित होगी तो हरगिज नहीं होगी, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है कि दोबारा जो जंग शुरू होगा। पिछले साल भी तो सीज फायर हुआ था 12 दिन के बाद, फिर मैं 1 साल भी नहीं हुए 40 दिन हम लड़े, फिर आप मान के चलिए अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1-2 साल के अंदर आपको फिर से वही बड़ी जंग दिखाई देगी जो इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा इंटरवल नजर आ रहा है अभी बातचीत के हिसाब से, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उस पर बड़े मतभेद अभी भी जमीन पर बरकरार हैं। इजराइल भी उसमें शामिल है। और देखिए, सीज फायर के बीच ईरान से आई नई जानकारी, अमेरिका से फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान नए सिरे से मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। क्षतिग्रस्त बेस को फिर से बना रहा है ईरान। अमेरिका हमलों में अंडरग्राउंड बेस तबाह हुए थे, अब उनको फिर से ठीक किया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी ईरान को लेकर सामने आ रही है। और ईरानी मिसाइल बेस पर पीट हेग्सेट का दावा, जमीन खोदकर मिसाइल खोज रहा है ईरान। बचे हुए मिसाइल लॉन्चर की तलाश कर रहा है। अब अपनी सैन्य ताकत को नहीं बढ़ा पाएगा ईरान, अपनी रक्षा की क्षमता खो चुका है ईरान। और वार्ता से पहले ईरान का शक्ति प्रदर्शन, शाहिद 136 ड्रोन का जखीरा दिखाया। वॉरहेड से लैस ईरानी ड्रोन की तस्वीर सामने आई। देखिए, ये है ईरानी ड्रोन्स का जखीरा, तस्वीरें जारी की गई हैं वॉरहेड से लैस ये ईरानी ड्रोन्स शाहिद 136, और अपनी ताकत को एक बार फिर से दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वॉरहेड से लैस हैं ये 136 शाहिद ड्रोन का जखीरा तैयार है। ईरान क्या करेगा प्रहार, संदेश क्या है, सबसे पहले ये देखिए। वार्ता से पहले ड्रोन से अपनी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, IRGC ने दिखाई ईरान की ताकत, फिर जंग के लिए अंडरग्राउंड ड्रोन साइट एक्टिव। चेतावनी क्या है इसमें? ट्रंप के दबाव में ईरान नहीं आएगा, ईरान के मुताबिक ही डील होगी। भीषण युद्ध के लिए क्षमता अभी भी बरकरार है, यानी कि पीट हेग्सेट जो दावा कर रहे हैं उसके उलट इन तस्वीरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से। तो जिस तरीके से ये मैसेजिंग हो रही है बातचीत के ठीक पहले, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन और ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश। दत्ता सर, ये जो कुछ भी बयान आ रहे हैं, जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, जो दावा किया जा रहा है, ये अपनी जगह पर तो है ही, लेकिन जो बात मनीष कह रहे थे कि ये सिर्फ एक पॉज है, आने वाले समय में कभी भी ये जंग फिर से भड़क सकती है। बातचीत के टेबल पर तो बैठ रहे हैं, लेकिन इजराइल न होकर भी डोमिनेट कर रहा है, मौजूद है, वो अपने लक्ष्यों से कभी पीछे नहीं हटेगा। आप कैसे देखेंगे इस सिचुएशन को? बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है कि जंग के दौरान जो भी पॉज होता है या टेम्परेरी सीज फायर होता है, दोनों तरफ की वॉरिंग पार्टीज अपना अपना नफ़ा नुकसान का जायज़ा लेते हैं और जल्दी से जल्दी उसको भरपाई करने की चेष्टा करते हैं। वही कार्रवाई अभी दोनों तरफ से चालू है। ईरान का जहाँ तक सवाल है, जो उनका नुकसान हुआ उनके पास में रिपेयर और रिकवरी
करने का बहुत अच्छा क्षमता है, और उन्होंने दर्शाया भी। जो एक रेलवे ब्रिज तबाह किया गया था, उन्होंने 3 दिन के अंदर उसको दोबारा बना दिया। तो ये बताता है कि ईरान की जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास काबिलियत है, वो कायम है। और जहाँ तक लॉन्चर का सवाल है, लॉन्चर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर कोई लॉन्चर तबाह हुआ दोबारा बन जाएगा। दूसरी बड़ी बात, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर गाज़ा जो 40 किलोमीटर में 12 किलोमीटर 2 साल से इजराइल वहाँ की टनल्स नहीं पूरी बर्बाद कर पाया, वो अभी तक पहुँच ही नहीं पाया उन टनल्स में, तो यहाँ आप ईरान इतने बड़े मुल्क में जो अंडरग्राउंड सिटीज़ बना रखी है उन्होंने, पहाड़ों के नीचे बना रखी है, आप कहाँ से ढूंढेंगे उनको? सवाल ही नहीं उठता है। तो जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी अभी भी कायम है, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अभी भी सारी अंडरग्राउंड है, उसको मदद मिल रही है कि ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो जंग को जारी रख सकता है। सवाल ये है कि अगर अभी ये जंग फिर से शुरू होती है तो और कितना लंबा ईरान जा सकता है मौजूदा जो बची हुई ताकत है उसके साथ। जंग रुकवाने पर ट्रंप ने फिर दावा किया है। क्या है ट्रंप का दावा, वो देख लेते हैं। मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं, और ईरान लेबनान जोड़ दें तो 10 युद्ध हो जाएंगे। हमने लाखों करोड़ों जानें भी बचाई हैं, ये ट्रंप का दावा। और इस बीच देखिए खबर आ रही है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मिडिल ईस्ट में हो गई है वापसी। जी हां, मिडिल ईस्ट में फिर तैनात हुआ यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 युद्धपोत की तैनाती। तो ईरान को लेकर ट्रंप की नई युद्ध नीति, कुछ अहम बातें देखते हैं। हुआ क्या है मिडिल ईस्ट में, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की फिर से तैनाती। रास्ते में मिडिल ईस्ट से में जेराल्ड की वापसी हुई। मिडिल ईस्ट में पहले से यूएस के कई युद्धपोत तैनात हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं ये भी देखिए। 1 से 20 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी है, और पहली बात तो ये, और 20 अप्रैल से ये वार्ता की तैयारी है। दूसरी बात ये कि वार्ता के बीच मिडिल ईस्ट में युद्धपोत की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका अतिरिक्त सेना की तैनाती कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस के साथ हथियारों की तैनाती। मिडिल ईस्ट में पहले से करीब 50,000 जवान मौजूद हैं। अर्थ क्या है इसके, मायने क्या है? अगर वार्ता फेल तो अगला प्लान एक्टिव कर दिया जाएगा, ईरान पर फिर से बड़े हमले शुरू हो जाएंगे, ग्राउंड ऑपरेशन भी यूएस शुरू कर सकता है। तो साथ में जंग की तैयारी, ये भी एक दबाव बनाने की कोशिश। संदीप त्रिपाठी जी, ये तो मानना पड़ेगा ना इस पूरे मामले में कि ईरान ने बहादुरी दिखाई, ईरान अमेरिका इजराइल के कोalition के सामने खड़ा रहा, लेकिन बहुत कंसिडरेबल नुकसान दोनों को वो नहीं पहुंचाया जितना नुकसान ईरान ने झेला है। लीडरशिप वाइज देखिए, उनकी जो एयर की ताकत है, उनकी नेवी की ताकत है। हाँ, मिसाइल के जरिए या ड्रोन्स के जरिए वो अभी भी हमले कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी शक्ति तो ईरान की कम की है इन दोनों ने, ये बात ये दोनों जानते हैं। ये बात सही है, आपने सही कहा कि ये लॉस जो ईरान ने झेला है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान ये बात और मजबूती के साथ आगे आया कि जब हमने इतना लुटा दिया, हमारा अपनी लीडरशिप हमारी खत्म हो गई, तो ईरान ने बहुत कुछ खोया। बट ईरान ने जो नहीं खोया वो ये है कि ईरान एक ताकत बनकर उभरा, क्योंकि वॉर के बाद, इस 40 दिन के वॉर के बाद जो एक आउटकम हम देखते हैं, तो दोनों का यदि देखें अमेरिका और ईरान का, तो दुनिया इस बात को कह रही है कि ईरान को जो अंडरस्टिमेट किया था ट्रंप ने वो नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देखिए जब टेबल पर आते हैं, तो जब दोनों टेबल पर बैठते हैं, तो एक अमेरिका इस बात को एहसास है कि ईरान अपनी जो बुनियादी जो मांगे हैं वो कभी कंप्रोमाइज ईरान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ खो करके जो 40 दिनों की जंग में अमेरिका नहीं कर पाया, ईरान कभी नहीं टेबल में उसको छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जानते हुए कि ईरान का लॉस हो रहा है, इसके बावजूद ईरान का स्टेटस बढ़ा है, लड़ने की क्षमता बढ़ी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो बार्गेनिंग ईरान ने वेपनाइजेशन किया है हॉर्मुज का, उससे चोक किया है दुनिया को। और अभी आप ही की रिपोर्ट पर हमने देख रहे थे कि जो रेड सी है, जो यूरोपियन जो कंट्री का जो ब्लॉक करने की कोशिश की गई रेड सी में हूती के थ्रू। नहीं, निश्चित तौर पर यह बात अपनी जगह सही है कि ईरान ने सामना तो किया है और उसमें उसकी रणनीति भी दिखी है। मनीष, सब एक जल्दी से हम आपसे कमेंट चाहेंगे इस पूरे मामले पर कि ईरान के पास अब क्या है खोने को? मतलब इतना कुछ हो चुका है, हमले हो चुके हैं, विश्व शक्तियां यहां पर मौजूद हैं, क्या है अब उसके पास खोने को जिसको वो बचाने के लिए कोशिश कर सकता है आखिरी वक्त तक?
देखिए, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि ईरान बहुत अच्छे से लड़ा था, लेकिन ईरान के सामने केवल इजराइल और अमेरिका नहीं, मुझे लगता है ईरान के लिए सबसे बड़ी अभी चुनौती है कि ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, अरब देश, जिन्होंने ईरान के मिसाइल क्षमता को देखा, झेला और उन पर हमले हुए, चाहे उसके जो भी कारण हैं, उनके साथ ईरान को संबंध बेहतर बनाना पड़ेगा, वरना वो सभी देश और अधिक नज़दीक जाएंगे इजराइल के, वो सभी अरब देश और अधिक अमेरिका और इजराइल के साथ मिलिट्री वाइज इंगेज होंगे और वो ईरान के लिए नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने पड़ोसियों को ये भरोसा देना कि वो खतरनाक नहीं है और उनके मिसाइल जो एक बार गलती हो गई वो हो गई। बिल्कुल, और इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। सऊदी समेत कई देश अपनी रक्षा के लिए अब कई सारे देशों से बातचीत कर रहे हैं। वो आत्मनिर्भर और अपनी ताकत को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए।